औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल दक्कन में यानी कि महाराष्ट्र में बिताए। आपको क्या लगता है कि इस वजह से वो यहाँ रुका होगा? महलों का ऐशो आराम छोड़कर वो 27 साल तंबू में और इतना भागता क्यों रहा? क्योंकि उसे होना था आलमगीर। आलमगीर मतलब आलम गिरफ्त, यानी कि पूरी दुनिया जिसके गिरफ्त में हो, कैद में हो, ऐसा आदमी। लेकिन इस आलमगीर की कैद में मराठों का महाराष्ट्र कभी आया ही नहीं। महाराष्ट्र ही क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था उसके कैद से पूरे हिंदुस्तान को छुड़ाना और इस माँ भारती की धर्म की रक्षा करना। यही बात औरंगजेब को मालूम थी, इसलिए वो महाराष्ट्र के सह्याद्री में, घाटियों में, बुढ़ापे में भी दर दर भटकता रहा। आपके लिए हमने इस वीडियो में एक खास गिव अवे रखा है। इस वीडियो को पूरा देखकर अच्छी कमेंट करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को हम छत्रपति शिवाजी महाराज के 3D मोबाइल बैक कवर गिफ्ट में देने वाले हैं। ऐसे हम 2 लोगों को देने वाले हैं। विनर की घोषणा 2000 कमेंट आने पर आने वाली वीडियो में की जाएगी, तो आने वाली वीडियो भी पूरे देखें। 1 फरवरी 1689 में संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने पकड़ा। 40 दिनों तक उनको कठिन से कठिन यातना देकर 11 मार्च 1689 में उनकी क्रूरता से हत्या कर दी। जिस समय संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने खड़ा किया गया, तब संभाजी महाराज औरंगजेब से कहते, हमारी मौत हर मराठों के घर में एक सिवा एक संभा पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तो तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। ये आपने छावा मूवी के ट्रेलर में भी देखा होगा। उसके बाद महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान का इतिहास देखोगे तो ये आपके भी ध्यान में आएगा कैसे छत्रपति संभाजी महाराज के ये शब्द सही साबित हुए। मराठों में शिंदे, होलकर, बाजीराव पेशवा, इनके जैसे सेनापति जन्मे और अगले 15 सालों में औरंगजेब की मुगल शाही की बर्बादी हुई। अगले 50 साल देखेंगे तो मुगल साम्राज्य या फिर मुगल बादशाह मराठे तय करते थे कौन मुगलों की गद्दी पर बैठेगा। ऐसा बुरा हाल उनका हुआ था, उनका पत्ता भी मराठों के सिवा हिलता नहीं था। संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद 1689 से 1700 तक राजा राम महाराज ने स्वराज की रक्षा और उसकी परवरिश की। न ही औरंगजेब के सामने झुके और न ही हिंदवी स्वराज को झुकने दिया। उसके बाद 1700 से 1707 तक महारानी तारारानी ने हिंदवी स्वराज का सिर्फ ध्यान ही नहीं रखा, तो औरंगजेब के मुगल साम्राज्य के कुछ हिस्सों को भी अपने अंदर शामिल किया। अंत में हतबल हुए औरंगजेब की 1707 में इसी महाराष्ट्र की माटी में मौत हो गई। उसके बाद औरंगजेब के जिंदा बचे हुए 3 लड़कों में आजम शाह, मुअज्जम और कामबख्श, इनमें गद्दी के लिए जंग छिड़ गई। इसी लड़ाई में छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज की 1707 में आजम शाह ने कैद से मुक्तता करवाई। इसके बाद शाहू महाराज महाराष्ट्र में वापस आए। औरंगजेब के 3 लड़कों में से शहजादा मुअज्जम ने अपने 2 भाइयों का खून कर खुद मुगलों की गद्दी पर बैठ गया। 1708 में बहादुर शाह ये नाम धारण कर वो दिल्ली की इस गद्दी पर बैठ गया। उसी समय महाराष्ट्र में शाहू महाराज ने, जो कि संभाजी महाराज के बेटे थे, उन्होंने अपनी सत्ता मजबूती से खड़ी कर दी। जिस समय औरंगजेब का लड़का बहादुर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उस समय उसकी उम्र थी 63 साल। उसे ये सत्ता बुढ़ापे में मिली क्योंकि औरंगजेब जल्दी मरा नहीं था। इतना औरंगजेब सत्ता के लिए लालची और महत्वाकांक्षी था। आगे के 4 साल में ही यानी 1712 में ही इस बहादुर शाह की मौत हो गई। बहादुर शाह के 5 लड़कों को मार के दिल्ली के सैयद हसन अली और सैयद हुसैन अली, इन 2 भाइयों ने जहांगीर शाह, इस बहादुर शाह के छोटे लड़के को दिल्ली का नया बादशाह बनवाया। हर समय अपने जनान खाने में पड़े हुए इस बादशाह को राज्य करने का जरा से भी बुद्धि नहीं थी। राजकुंवर नाम की एक नाच गाना करने वाली औरत के साथ वो दिन के 24 घंटे पड़ा रहता था। 11 महीनों में 1713 में उसके भाई के लड़के ने यानी कि फारूक सियार ने उसे मार दिया और खुद दिल्ली का बादशाह बन गया। इस फारूक सियार को मदद किसने की थी? वो थे जहांगीर शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाने वाले सैयद भाई। इसलिए फारूक सियार एक कठपुतली था। वो हमेशा सैयद भाइयों के नाचने से नचता था। असली सत्ता तो इन सैयद भाइयों के हाथ में थी। फारूक सियार भी अपने चाचा जहांगीर शाह जैसा निर्बुद्धि वाला निकला। इसका भी समय नाच गाना अय्याशी में जाता था। मुगलों के हाथ में जो भारत था, इसमें खुला व्यापार करने की छूट अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी ने दी थी। आगे जाके उसे ऐसा लगा अगर इन 2 सैयद भाइयों को राज्य से हकाल दिया तो पूरा राज्य अपने ही कब्जे में आएगा, तो इसलिए उसने इन सैयद भाइयों के साथ राजनीति खेलना शुरू कर दिया। इसे सबक सिखाने के लिए सैयद भाइयों ने सबसे ताकतवर मराठों से मदद की मांग की। संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज अब तक बहुत ही स्ट्रांग हुए थे। उन्हें बालाजी विश्वनाथ जैसे एक अच्छा पेशवा मिला था। अब तक दिल्ली से मुगलों की फौज मराठों के ऊपर हमला करने के लिए आती थी, लेकिन 1718 में
पहली बार मराठों की सेना दिल्ली पर हमला करने के लिए गई। बालाजी विश्वनाथ, खंडेराव दाभाडे, संताजी भोसले, बाजीराव पेशवा ऐसे मराठा योद्धा ने दिल्ली पर हमला करा। दिल्ली के भरे दरबार में मराठे, राजपूत और सैयद भाइयों ने राजपूत बादशाहों को मुगलों की गद्दी से नीचे खींचकर उसकी आंखें निकालकर उसे अदब खाने में डाल दिया। औरंगजेब के वंशजों की यह पात्रता मराठों के सामने थी। उसी समय येसुबाई, जो कि संभाजी महाराज की पत्नी थी, उनको मराठों ने मुगलों की कैद से छुड़वाया। मुगलों के 6 प्रदेश की चौथाई और सरदेशों की मराठों ने उनसे छीन के ली। इसके साथ ही 50 लाख की फिरौती मराठों ने औरंगजेब के वंशजों से ली और फिर दक्कन में लौट आए। मराठों के इस हर एक जीत में संभाजी महाराज की भविष्यवाणी की हुंकार थी। औरंगजेब की कब्र में भी उस समय संभाजी महाराज के शब्द घूम रहे होंगे। 1719 में सैयद भाइयों ने रफी उद दरजत को नया बादशाह बनवाया, लेकिन वो 3 महीनों में ही टीबी के रोग से मर गया। उसके बाद उसके भाई रफी उद दौला इसे दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वो भी 6 महीने में ही मर गया। उसके बाद सैयद भाइयों ने औरंगजेब के परपोते यानी कि मुअज्जम के पोते मोहम्मद शाह रंगीला को 1720 में दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। इस रंगीला ने 2 साल में सैयद भाइयों में से सैयद हुसैन अली को फतेहपुर सिकरे में मार गिराया, तो सैयद हसन अली को दिल्ली में ही जहर देकर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही दिल्ली से सैयद भाइयों की सत्ता गई और दिल्ली की सत्ता का हिंदुस्तान के राजनीति का महत्व भी कम हो गया, क्योंकि ये मोहम्मद शाह रंगीला अपने नाम जैसा ही रंगीन मिजाज वाला आदमी था। उसका पूरा समय नाच गाना और औरतों के साथ रोमांटिक खेल खेलना इसमें ही जाता था। कभी कभी वो दरबार में औरतों के कपड़े पहनकर आता था और कभी तो बिना कपड़ों के ही आता था। इसकी सत्ता में इसने किसी भी दूसरी सत्ता पर एक भाला भी नहीं फेंका। किसी ने मुगल सल्तनत को नोच कर खाने की कोशिश भी करी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए एक साइड से राजपूत और बुंदेले तो दूसरी साइड से सिख और ऊपर से मराठे, इन सब ने लगभग मुगल साम्राज्य खत्म ही कर दिया था। उस समय मराठे दक्कन से मध्य भारत तक पहुंच चुके थे। कुछ बचा भी था तो 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर उसे भी लूट कर ले गया। दिल्ली लूटते समय मोहम्मद शाह रंगीला की एक लड़की और उसकी बहुत सारी बीवियां भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना बेशर्म था ये बादशाह। इस बादशाह ने 1748 तक दिल्ली पर राज किया। उसकी मौत के बाद उसका लड़का अहमद शाह बहादुर दिल्ली का बादशाह बन गया। उसने 1754 तक राज किया। इसी की सत्ता में मराठों के राज की सीमा दिल्ली के करीब पहुंच गई। दिल्ली के ऊपर होने वाले बाहरी हमलों को रोकने के लिए और दिल्ली की सुरक्षा के लिए मराठों की मदद की जरूरत थी। इसलिए 1752 में इसी अहमद शाह ने मराठों के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसके तहत दिल्ली पर किसी भी बाहरी हमलावरों ने हमला किया तो दिल्ली की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मराठों की होगी। इसके बदले दिल्ली के बादशाह यानी कि उसी घमंडी औरंगजेब के वंशज मराठों को फिरौती देंगे। इतना बुरा हाल मराठों ने इनका किया था। इसका मतलब मुगल साम्राज्य मराठों की छत्रछाया में रहने वाला राज्य बन गया। इस अहमदिया करार ने इसके अगले आने वाले कुछ सालों में दिल्ली में सिर्फ नाम लगाने के लिए बहुत बादशाह बने, वो भी मराठों ने रखा इसलिए। पर इस बादशाह का राज दिल्ली सिटी के बाहर तब तक भी नहीं था। उसके खर्चे के लिए या फिर उसके बीवी बच्चों के खर्चे के लिए जो पैसा लगता था वो पैसा भी मराठे मंजूर करते थे। इतने ही उन्हें मिलते थे। ऐसे बुरे दिन उस औरंगजेब के वंशजों के मराठों ने लाए थे। छत्रपति संभाजी महाराज के ये शब्द औरंगजेब के कब्र में क्यों नहीं गूंजते होंगे। 1760 में दूसरे आलमगीर बादशाह के दौर में तो लोग मजाक में कहते थे, सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली ता पालम, मतलब कि दिल्ली के बादशाह शाह आलम का राज्य कितना, दिल्ली से पालम तक। पालम ये दिल्ली का नज़दीकी वाला छोटा इलाका है। आज इसी पालम में दिल्ली का एयरपोर्ट भी है। ऐसे मुगल साम्राज्य की अवस्था थी। इसलिए संभाजी महाराज की हत्या का बदला तो मराठों ने ये समय समय पर तो लिया ही, लेकिन संभाजी महाराज के जो वो वाक्य थे, जो शब्द थे, उसे भी मराठों ने सही साबित करवाया। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव पेशवा, नाना साहेब पेशवा, इनके जैसे पेशवा आए। कान्होजी आंग्रे, खंडेराव दाभाडे, राणोजी शिंदे, दत्ताजी शिंदे, मल्हारराव होळकर, तुकोजी होळकर, इनके जैसे वीर पैदा हुए, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान रणभूमि में भी अपना शौर्य दिखाया। पूरे हिंदुस्तान की सारी नदियों का पानी मराठों के घोड़े ने पिया था। इतना ही नहीं, दुनिया के 7 अजूबों में आने वाले ताजमहल तो मराठों के घोड़ों का तबेला हुआ करता था। ऐसे मराठों ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। औरंगजेब के मुगल साम्राज्य को मराठों ने मिट्टी में मिला दिया।
औरंगजेब के पूर्वजों ने बाबर से लेकर औरंगजेब तक इस 180 साल मुगलों ने इस हिंदुस्तान पे राज किया, लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद अगले 15 सालों में ये बादशाहत खत्म हुई थी। इसे आपने किसी भी इतिहास में पढ़ा नहीं होगा, या फिर आप तक किसी ने ये असली इतिहास आने नहीं दिया होगा। मुगलों का सिर्फ आधा इतिहास हमें पढ़ाया गया, ताकि संभाजी महाराज ने जो कहा था कि हर एक घर में सिवा एक संभा पैदा हो, ये कोई तभी नहीं चाहता था। अब आपकी बारी है हमारे पुरखों का, हमारा इस मिट्टी का इतिहास सबके सामने आए। तो आपका फ़र्ज़ है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि अपना इतिहास नए लोगों के सामने भी आए। गिव अवे वाले विनर की घोषणा हम 1000 कमेंट आने के बाद वीडियो में डिक्लेयर करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।